हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर को क्लियर करेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। तो यह जो चैप्टर है यह 2 शॉर्ट में आएगा, मतलब 2 टाइप पार्ट में आएगा। पहला पार्ट ये है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो में जो है हम सभी जो टॉपिक है उसके बारे में समझाएं। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिखिए, हम उसका नोट्स भेज देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में आपका जो सारे डाउट्स हैं वो सभी क्लियर कर देंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे प्रकाश के बारे में पढ़ना है ना, तो प्रकाश सबसे पहले कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है ना, तरंग के रूप में संचारित होता है। अगर पूछे कि प्रकाश किस रूप में संचारित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है ना। तो जैसे कि अब यहाँ पर जब विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है तो प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग होगा। प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आगे हम लोग चलेंगे तो प्रकाश जब विद्युत चुंबकीय तरंग है अनुप्रस्थ तरंग में मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, और इसलिए प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। क्या है? ऊर्जा। और प्रकाश एक प्रकार की माध्यम भी है जिसके सहारे से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि प्रकाश और नेत्र जो है, आँख जो है, एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक है, मतलब कि एक दूसरे के बिना अधूरा है ना। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग चलेंगे, जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। और प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब कि सीधी रेखा में चलती है। इसका जो प्रयोग है उसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक सीधी पाइप को लेंगे और उसमें कोई टॉर्च है उसको जलाएंगे, और जलाने के बाद जब जलाएंगे तो देखेंगे सीधी पाइप जो होगा उससे आर पार लाइट हो जाएगी। और लेकिन जब टेढ़ी पाइप लेंगे तो उसमें से प्रकाश की जो किरण होगी आर पार नहीं हो पाएगी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? हवाया निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हवाया निर्वात में होता है। हवाया निर्वात में। तो हवाया निर्वात में सबसे ज्यादा कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवाया और निर्वात में होता है। और अगर इस दोनों ऑप्शन में से दे दे कि हवा में होता है या तो निर्वात में, तो कहाँ टिक मारेंगे? निर्वात में। कहाँ? निर्वात में। क्योंकि हवा जो है निर्वात से मतलब कि थोड़ा कम हवा में प्रकाश की चाल होती है, और जबकि निर्वात में हवा से 1 पॉइंट मतलब कि ज्यादा होता है। हवा और निर्वात में दोनों में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर प्रकाश की चाल के बारे में पूछे कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है, तो प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर समझ रहे हो? जैसे पूछे कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कहने का मतलब घनत्व। क्या? घनत्व। जिस माध्यम का घनत्व जितना ज्यादा होगा, मतलब कि जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा, उतना ही कम होगा। मतलब प्रकाश की जो चाल है वह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक कहे तो घनत्व। जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अगर कम है, क्या है?
कम, तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, अधिक होगा, होगी, है ना, अधिक होगी। अब बात जैसे कि प्रकाश की चाल के बारे में पता चल गया, तो सबसे पहले प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? ओले रोमन ने। अगर कोई पूछे कि प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम इतिहास में किसने की थी, तो ओले रोमन ने। कब की थी? 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में। प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम ओले रोमन ने 1676 ईस्वी में की थी। वो भी कब की थी? तो 1676 ईस्वी में। हाँ। और उसके बाद प्रकाश की वेग यह जो है 1676 ईस्वी में ओले रोमर वैज्ञानिक ने किया था। अब आगे बात किया जाए कि जैसे कि एक ऐसे भी वैज्ञानिक थे जो जैसे कि माध्यम में प्रकाश की जो चाल है माध्यम की अपवर्तन पर निर्भर करता है। हाँ। तो सबसे पहले एक फूको नाम के वैज्ञानिक थे, फूको नाम के। इसने 1850 ईस्वी में, कब? 1850 ईस्वी में हवा और पानी के बारे में बताया। हवा और पानी के बारे में बताया कि पानी में जो होता है हवा की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होती है। मतलब कि हवा में जो होता है पानी से प्रकाश की चाल अधिक होती है। हवा में जैसे कि हवा में जो प्रकाश की चाल होगी वह पानी की अपेक्षा अधिक होगी। यह प्रयोग यह किसने किया था? फूको ने। कब किया था? 1850। मतलब कि फूको नामक वैज्ञानिक ने ही 1850 ईस्वी में पता लगाया था कि हवा में जो है पानी से अधिक प्रकाश की चाल होती है, यानी कि हवा से पानी में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, किसने पता लगाया था? फूको ने। अब यहाँ से और एक वैज्ञानिक आए थे कि जो कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिए थे। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। अगर पूछे कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने। किसने? हाइगेंस। इनका पूरा नाम क्रिस्टियान हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत अगर पूछे कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो क्रिस्टियान हाइगेंस ने। और प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है प्लांक ने। और किसने पता लगाया था कि हवा में जो है पानी से अधिक प्रकाश की चाल होता है, तो किसने पता लगाया? कब लगाया था? 1850। प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? ओले रोमन ने। कब की थी? 1676 ईस्वी में, है ना। और प्रकाश किस रूप में संचारित होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है? एक अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश को मतलब कि चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है? नहीं, हमेशा एक किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश एक प्रकार की माध्यम भी जिसके सहारे से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कि आँख और जो प्रकाश है एक दूसरे का क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? कितना होता है? 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश का जो है मतलब कि चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम के अपवर्तनांक पर। अगर जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या? घनत्व। जिस माध्यम का घनत्व यानी कि जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा, है ना। और उसके बाद जैसे कि अब जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक। और प्रकाश की चाल की वेग की मतलब कि प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? कब किया था? 1676 में। और प्रकाश के बारे में मतलब कि प्रकाश का जो चाल है हवा और पानी में किसने बताया था कि हवा में जो है पानी से ज्यादा है प्रकाश की चाल? किसने बताया था? फूको ने। कब बताया था? 1850। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने। और उसके बाद जैसे कि अब पूछेगा कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य कितना है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। अब जैसे कि और बात करेगा कि प्रकाश हम जिस विज्ञान में पढ़ते हैं, मतलब कि प्रकाश जिस टॉपिक में पढ़ते हैं उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। इसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स।
मतलब कि प्रकाश, मतलब कि जिस विज्ञान में हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की। क्या कहते हैं? प्रकाश की। अब बात आता है कि अब इसमें मतलब कि प्रकाश जो है हम लोग सूर्य से, मतलब कि हम लोग को जो सूर्य से प्रकाश मिलता है उसको आने में पृथ्वी तक कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। मतलब कहाँ से आने में? सूर्य से पृथ्वी पे। जब भी मतलब कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है उसको पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। अब बात किया जाए जैसे कि अब ये तो सूर्य से डायरेक्टली पृथ्वी तक पहुंचा है। हाँ। अब सूर्य, जैसे कि अब सूर्य से फिर चंद्रमा पर पहुंचता है ना, और चंद्रमा से परावर्तित होकर भी पृथ्वी तक पहुंचता है। तो चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? 1 मिनट 28 सेकेंड। कितना सेकेंड? 28 सेकेंड। ये प्रकाश मतलब कि सबसे पहले इतना पॉइंट हो गया प्रकाश के बारे में। तो फिर से एक बारी बारी से देखते हैं प्रकाश किस रूप में संचारित होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब प्रकाश जब छोटे छोटे बंडल में प्रकाश जब छोटे छोटे बंडल में चलते हैं तो उसे फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन, है ना। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है तो प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जब छोटे छोटे बंडलों में चलते तो उसे क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश जो है, प्रकाश और नेत्र एक दूसरे के पूरक है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा। और प्रकाश का जो सबसे अधिक चाल किसमें है? हवाई निर्वात में। कितना है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हवा और निर्वात के बीच बात किया जाए कि हवा और निर्वात में किसमें ज्यादा है तो किसमें है? निर्वात में। अगर हवा और निर्वात दोनों ऑप्शन में दे दिया तो किस पर मारेंगे? निर्वात पर, है ना। और जो प्रकाश की चाल है वह किस पर निर्भर करता है? माध्यम के अपवर्तनांक। माध्यम के अपवर्तनांक पर। माध्यम का अपवर्तनांक अगर अधिक है तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, है ना। और उसके बाद प्रकाश की जो वेग की सबसे पहले गणना किसने किया था? ओले रोमर। कब किया था? 1676 ईस्वी में। और सबसे पहले किसने बताया था कि हवा में जो है पानी से ज्यादा प्रकाश की चाल अधिक मतलब की होती है? किस वैज्ञानिक ने बताया था? फूको। कब किया था? 1850 में। फूको नामक ही वैज्ञानिक ने बताया था कि 1850 ईस्वी में जो है पानी से अधिक चाल होता है हवा में। किसकी? प्रकाश की। मतलब प्रकाश की चाल हवा में अधिक होती किससे? पानी से। किसने पता लगाया था? फूको ने। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? प्लांक ने। किसने? प्लांक ने। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? क्रिस्टियन हाइगेंस ने। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 39 एंगस्ट्रॉम से लेके 78 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश, हम जिस विज्ञान में प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। उसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। और प्रकाश जो सूर्य से आता है पृथ्वी पर उसको आने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है। उसके बाद प्रकाश जो चंद्रमा से परावर्तित होकर आती है तो उसको कितना समय लगता है? 1 मिनट 28 सेकंड। 1 मिनट 28 सेकंड। पारदर्शी मतलब कि वैसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो सके। पारदर्शी मतलब कि एक ओर से दूसरे ओर तक प्रकाश की किरण पार हो सके। मतलब पारदर्शी कहने का मतलब कि वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण एक पार से मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड हो सके, यानी कि आर पार दिख सके। वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। जैसे हम शीशा को कांच को ले सकते हैं। किसको? कांच, पानी, इस तरह से ना। मतलब पारदर्शी पदार्थ के बारे में अगर पूछे तो लिखेंगे वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण एक साइड से दूसरे साइड जा सके, या तो आर पार हम लोग देख सकते हैं उससे, या तो प्रकाश की किरण आर पार हो जाए। वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
और पारदर्शी पदार्थ उसके बाद क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी कहने का मतलब कि वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण एक साइड से दूसरी साइड ना हो पाए उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। कहने का मतलब पारदर्शी में प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ यानी कि आर पार हो जाएगी, और अपारदर्शी में क्या होगी कि मतलब कि एक ही साइड मतलब कि अगर जाएगी और उसके बाद फिर वापस लौट जाएगी, है ना। तो पारदर्शी में आर पार होगी और अपारदर्शी में बस एक ही साइड रहेगी। तो पारदर्शी का डिफिनेशन बन गया कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ जो है वैसे पदार्थ है जिसमें प्रकाश की किरण आर पार ना हो सके, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे इसमें हो जाएगा कॉपी, किताब, कलम, कुछ भी यानी कि, है ना, टेबल, ये सभी कौन से पदार्थ है? अपारदर्शी। ये सभी चीजें यानी कि ये सभी पदार्थ, ये सभी वस्तुएं से प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा सकती है ना। और जबकि कांच, पानी, ये सभी चीजों में क्या हो सकती है, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकती है। और जिससे प्रकाश यानी कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगी वैसे पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ मतलब कि ऐसे पदार्थ में प्रकाश की किरण एक छोर से दूसरे छोर नहीं जा सकती है, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये जो पारभासी पदार्थ है ये दोनों मिलकर बना है। इसमें मतलब कि कुछ अंश प्रकाश के एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे पर कुछ अंश इधर ही रह जाएंगे। मतलब कह सकते हैं पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ ही अंश एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब पारभासी पदार्थ कहने का मतलब वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण के थोड़ा सा अंश मतलब कि थोड़े भाग जो कि एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके, वैसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कांच मतलब तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। और उसके बाद घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। इसमें जैसे कि कांच का एग्जाम्पल यहाँ भी लिए, तो कांच अगर घिसा नहीं है तो पारदर्शी है, अगर कांच को घिस दिए तो पारभासी। घिसा हुआ कागज में अगर हम किसी टॉर्च या तो कुछ भी जिससे प्रकाश निकल रहा है उसको हम अगर जलाएंगे तो कांच से थोड़ा सा ही मतलब कि प्रकाश की किरण इधर से उधर जा सकती है। और तेल लगा हुआ कागज में भी अंश तक प्रकाश की किरण जाएगी, पूरा नहीं जा सकती। तो वैसे पदार्थ जिससे मतलब कि प्रकाश के कुछ ही भाग एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे उसे पारभासी पदार्थ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल तेल लगा हुआ कागज, घिसा कांच, घिसा कांच। अब बात है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त कहने का मतलब कि जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। मतलब वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है मतलब उत्सर्जित होता है, वैसे पदार्थ को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जबकि जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे प्रदीप्त में आ जाएगा मतलब कि बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब। इसको जब जलाते हैं तो इससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त वस्तु है। तो बिजली का बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च, इस तरह से ले सकते हैं कि नहीं? टॉर्च। तो इन सभी चीजों से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, और जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। यानी कि बिजली का बल्ब जो जल रहा है तो वह किससे हुआ? मतलब कि इससे प्रकाश का उत्सर्जित हो रहा है, मतलब कि निकल रहा है। और जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होगा मतलब प्रकाश निकलेगा, वैसे वस्तु को क्या कहेंगे? प्रदीप्त कहेंगे। और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे फिर से ले सकते हैं किताब, कॉपी, क्या इससे लाइट निकलता है? नहीं। कॉपी, कलम, कुछ भी जिससे खाली बस लाइट निकलना नहीं चाहिए। फिर से ध्यान से शुरू से, पारदर्शी पदार्थ मतलब कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ मतलब पार हो सके, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ मतलब कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश
एक पार मतलब कि आर पार हो जाए, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिससे पदार्थ मतलब कि जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कॉपी, किताब, कलम, टेबल, क्या ये इन सभी चीजों से प्रकाश पार होती है? नहीं। जबकि कांच और पानी से प्रकाश जो है आर पार हो जाती है। उसके बाद पानी भी मतलब साफ होना चाहिए, नहीं कि नहीं गंदा वाला पानी भी लेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। पारभासी पदार्थ, पारभासी कहने का मतलब कि वैसे पदार्थ, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश का मतलब कि कुछ ही भाग एक तरफ से दूसरे भाग जा सके, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके, वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। अब आता है कि प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त मतलब कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश निकलता है ना, वैसे पदार्थ को हम कैसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जैसे बिजली का बल्ब, मतलब कि जब बल्ब जल रहा है तो इससे भी प्रकाश उत्सर्जन होगा। जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च, ये सभी क्या है? सूर्य, तारे, ये सब सभी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं है ना। सूर्य, तारे, ये सभी में मतलब कि अपना लाइट होता है, अपना लाइट होता है। जब जिसके पास अपना प्रकाश है वह प्रदीप्त वस्तुएं है ना। और अप्रदीप्त वस्तुएं कहने का मतलब कि जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, वैसे पदार्थ को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। अब जैसे प्रकाश स्रोत के बारे में जानना है तो प्रकाश स्रोत कहने का मतलब कि वैसे पदार्थ जिससे हम लोग को प्रकाश मिलता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, वैसे वस्तुओं को हम प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। और प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक मानवकृत और दूसरा प्राकृतिक। प्रकाश स्रोत कहने का मतलब जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिससे हम लोग मतलब प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे पदार्थ को प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक मानवकृत, दूसरा प्राकृतिक। मानवकृत कहने का मतलब कि वैसे प्रकाश स्रोत जिसको मतलब कि भगवान ने रचना किया, या तो मतलब कि मानवकृत कहने का मतलब कि जिसको मानव ने बनाया, मानव निर्मित है। वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित है, वैसे मानवकृत प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे कि टॉर्च, इसे तो भगवान नहीं बल्कि आदमी ने बनाया। उसके बाद हम ट्यूबलाइट, ये सभी प्रकाश स्रोत है। लेकिन ये सभी कैसे प्रकाश स्रोत है? तो मानवकृत, यानी कि वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो, या तो मानव ने बनाया हो। तो टॉर्च तो भगवान बनाया नहीं, कौन बनाया? मानव। और जो मानव निर्मित होता है उसे मानवकृत प्रकाश स्रोत कहते हैं। ट्यूबलाइट, इसे भी कौन बनाया? तो मानव ने। और जो जिसे मानव बनाया उसे कौन सा स्रोत कहेंगे? मानवकृत प्रकाश स्रोत। जैसे कि मोमबत्ती, बत्ती, जैसे इन सभी को जलाएंगे तो इससे हम लोग को प्रकाश मिलेगा। और मिलेगा तो इन सभी चीजों को किसने बनाया? मानव। और मानव ने बनाया तो इसको हम कैसे प्रकाश स्रोत कहें? मानवकृत प्रकाश स्रोत। ये सभी मतलब कि टॉर्च, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती मतलब जलती हुई मोमबत्ती लिख सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी मतलब प्रकाश स्रोत है। ये सभी हम लोग को प्रकाश देता है। और जो प्रकाश देता है उसे हम प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। प्रदीप्त वस्तु भी कह सकते हैं ना। और जो मानव द्वारा निर्मित होगा उसे मानवकृत प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो प्राकृतिक मतलब कि वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित नहीं हो, मानव निर्मित नहीं मतलब कि जो जिसे मानव नहीं बनाया हो, तो वैसे प्रकाश स्रोत को हम कैसे प्रकाश स्रोत कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य अंबानी ने बनाया है? नहीं, भगवान बनाया। कौन बनाया? भगवान। सूर्य, तारा, ये सभी मतलब कि प्रकाश स्रोत है। इन सभी से प्रकाश निकलता है, और जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जो मतलब मानव निर्मित नहीं हो तो उसे कैसे प्रकाश स्रोत कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मतलब मानव निर्मित नहीं हो, मानव निर्मित नहीं होगा तो प्राकृतिक होगा। और मानव निर्मित होगा तो मानव कृत होगा। तो यह जो सूर्य है और तारा है, ये मतलब कि इसे मानव नहीं बनाया, कौन बनाया? भगवान बनाया। मतलब कि प्राकृतिक के द्वारा इसका रचना किया गया है। और जिसे प्राकृतिक द्वारा मतलब बनाया जाता है उसे मतलब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर पूछे कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार होते हैं तो दो प्रकार। पहला मानवकृत, दूसरा प्राकृतिक।
और प्रकाश स्रोत है क्या, तो वैसे वस्तुएं वैसे चीजें जिससे हम लोग को प्रकाश मिलता है वह प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, वैसे पदार्थ को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला मानवकृत, दूसरा प्राकृतिक। और मानवकृत में हो जाएगा टॉर्च, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च भी जलना चाहिए, ट्यूबलाइट भी जलना चाहिए। ये सभी चीजें जो है मानवकृत प्रकाश स्रोत है। और जबकि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में कहा जाए तो सूरज और तारा, सूरज और तारा। इन्हीं की नहीं, टॉर्च जो है बुझा हुआ है तो इसमें प्रकाश नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि टॉर्च जलती हुई मतलब कि जल रहा है तभी उसका बोध कर रहे हैं। नहीं तो सब जगह अगर हम जलता हुआ टॉर्च लिखेंगे, जलता हुआ ट्यूबलाइट लिखेंगे तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब टॉर्च मतलब इससे भी प्रकाश हम लोग पा सकते हैं, इससे भी प्रकाश उत्सर्जन होता है। उसके बाद ट्यूबलाइट से भी प्रकाश उत्सर्जित होती है और जलती हुई मोमबत्ती, इस तरह से लिख सकते हैं। तो प्रकाश स्रोत खत्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किरण और किरणमाला के बारे में। जैसे किरण के बारे में जाएंगे तो किरण है क्या, मतलब कि जब प्रकाश एक सरल रेखीय गति पथ पर गमन करती है, जब प्रकाश एक सरल रेखीय गति पथ पर गमन करती है उससे हम किरण कहते हैं, उसे हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश एक सरल रेखीय गति पर, सरल रेखीय गति पथ पर मतलब कि करती है ना, मतलब कि एक सीधी रेखा में जब चलती है तो उसे हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। और जो किरणों के समूह होते हैं, किरणों के समूह मतलब कोई निश्चित दिशा में किरणों के समूह को किरणमाला या किरणपुंज कहते हैं। जब मतलब एक किरण से अधिक, एक किरण से अधिक कोई दिशा में, एक किरण से अधिक कोई दिशा में अगर चल रही है तो उसे हम किरणमाला या किरणपुंज कहते हैं। किरणमाला या किरणपुंज कहते हैं। अगर कोई पूछे कि किरणमाला किसे कहते हैं या तो किरणपुंज किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे कि जब कोई किरण, एक या एक से अधिक किरण कोई निश्चित दिशा में या तो कोई दिशा में चलती है, एक ही साथ चलती है एक से अधिक किरण, तो उसे किरणमाला या किरणपुंज कहते हैं। और किरणपुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। मतलब किरणपुंज और किरणमाला दोनों एक ही है। दोनों को मतलब कि कभी किरणमाला भी कह सकते हैं, कभी किरणपुंज भी कह सकते हैं। तो किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला समांतर किरणपुंज, और दूसरा अपसारी किरणपुंज, और तीसरा अभिसारी किरणपुंज। समांतर किरणपुंज कहने का मतलब कि वैसे किरणपुंज जिसमें एक किरण दूसरे किरण के समांतर हो, एक किरण दूसरे किरण के समांतर हो, उसे समांतर किरणपुंज कहेंगे। जैसे कि हम बोले किरणपुंज किसको कहेंगे, तो मतलब कि एक से अधिक किरण चल रही और मतलब कि एक ही दिशा, कोई दिशा होना चाहिए। तो जैसे एक दिशा में चल रही तो इसमें देखिए कि यह जो किरण है इसमें 3 किरण चल रही। कितने किरण? 3 किरण। जब 3 किरण चल रही एक साथ एक दिशा में, हाँ। और ये देखिए कि एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर है। और जब एक दूसरे के समांतर एक किरण से अधिक एक साथ चलती है तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। मतलब कहेंगे वैसे किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर चल रही, वैसे किरणपुंज जो एक किरण दूसरे किरण के समांतर चल रही हो उससे समांतर किरणपुंज कहेंगे। ठीक है। उसके बाद अपसारी किरणपुंज आता है। अपसारी किरणपुंज, तो अपसारी किरणपुंज जैसे कि यह जो है एक मतलब कि बिंदु से निकलकर, वैसे किरणपुंज जो एक ही बिंदु से निकलकर फैल जाती, क्या होती है? फैल जाती है। मतलब कि जब फैल जाती है तो अपसारी किरणपुंज, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है तो उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। और जब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाए, जब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाए तो अभी सारी किरणपुंज। ध्यान से, किरण जब मतलब प्रकाश जब सरल रेखीय गति पर पथ मतलब कि सरल रेखीय गति पर पथ पर मतलब गमन करेगी, हाँ। तो उसे किरण कहेंगे। हाँ। और जब किरणों के समूह एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उसे किरणमाला या किरणपुंज कहते हैं, हैं। है ना। और किरणपुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समांतर किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। समांतर किरणपुंज कहने का मतलब कि एक किरण दूसरे किरण के समांतर हो, एक किरण दूसरे किरण के समांतर हो, और मतलब कि यह किरणों के समूह, किरणों के समूह है। मतलब और एक दूसरे के समांतर में। और जब एक दूसरे के समांतर है तो कैसे किरणपुंज हुए? समांतर किरण
पुंज। अपसारी किरण पुंज कहने का मतलब कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर निकलकर फैल जाती, क्या होती? फैल जाती है। तो वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जो जब एक मतलब कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर मिल मिलती जाती है है तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो जैसे फैल गया मतलब कि वैसे किरण पुंज जो फैल जाते हैं मतलब कि जो फैल जाए उसे अपसारी और जो आकर मिल जाए कहीं बिंदु पर उसे अभिसारी और जो एक दूसरे के समांतर चल रही है तो समांतर किरण पुंज। मतलब कि ध्यान से इसे याद कर सकते हैं। वो समांतर किरण पुंज जब भी पूछे तो हम बताएंगे कि वैसे किरण पुंज जो जिसमें एक किरण दूसरे किरण के समांतर हो और जब एक दूसरे के समांतर है तो समांतर किरण पुंज और जब एक बिंदु से निकलकर फैल जा रही, एक बिंदु से निकलकर फैल जा रही है तो फैल जा रही तो अपसारी किरण पुंज और एक ही बिंदु पर आकर मिल जा रही है तो अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो जैसे कि सूर्य से जब कोई मतलब सूर्य से जो प्रकाश आती है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं। तो जो प्रकाश सूर्य से आती है उसकी किरण इन सभी धूलकणों से होकर नीचे आती है। इन सभी धूलकणों से होकर नीचे आती है। तो इन सभी जो धूलकण, ये सभी जो धूलकण है इसका क्या काम है कि यह जो प्रकाश आती है उसको मतलब कि अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित कर लेती है कुछ भाग को और बाकी सब भाग को क्या करती है? बिखेर देती है। क्या करती है? मतलब कि फैला देती है। क्या करती है? फैला देती है। मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन जब प्रकाश छोटे छोटे धूल कणों पर यानी वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों पर पड़ती है तो वह धूल कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं, कुछ भाग को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके कुछ भाग को बिखेर देते हैं, कुछ भाग को बिखेर देते हैं और प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे हम कोई भी बंद आने के अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। कैसे देखते हैं? तो किसके कारण से देखते हैं? प्रकीर्णन के कारण से। कि उसमें होता क्या है? तो उसमें तो कोई प्रकाश या तो कोई सूर्य का प्रकाश होता नहीं या तो कोई लाइट नहीं भी जलता है तो भी हम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि जो बाहर में धूल कण है, धूल कण पर जो प्रकाश पड़ा है या मतलब कि प्रकाश को अवशोषित किया और उसके बाद बिखेर दिया जो कि अंदर तक वह भी चल गया, जिसके कारण हम अंधेरे जो भी अंधेरे कमरे हैं उसमें भी हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। वो किसके कारण? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहने का मतलब कि जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों पर पड़ती है, छोटे छोटे धूल कणों पर पड़ती है तो वह धूल कण जो होता है वह प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं, कुछ भाग को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके मतलब बाकी सब जो भी बचे भाग होते हैं उसको बिखेर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। और फैलाने की इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों पर पड़ते हैं तो उसके बाद वह क्या करते हैं? धूल कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके बिखेर देते हैं। क्या करते हैं? बिखेर देते हैं और बिखेरने की इसी घटना को मतलब कि प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हम अंधेरे में कोई वस्तु को देख पाते प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। और आकाश नीला भी दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर कोई पूछे कि आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और किस रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा? तो जिस मतलब कि वैसे रंग जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे मतलब कि कम जो है तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का है। किसका है? बैगनी रंग का। और बैगनी नहीं दिया तो नीला रंग का। किसका? नीला रंग का। तो प्रकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। हम किसी वस्तु को अंधेरे में देख पाते किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। और उसके बाद प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किस रंग का मतलब होता है? तो बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का। और प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? मतलब जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा
उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। तो जैसे सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? लाल सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? बैगनी रंग का। का। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। ज्यादा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम। कम। ठीक है। तो पूछा जाए कि बोले कि प्रकीर्णन जो है वह किस पर मतलब कि निर्भर होता है, तो वह रंग जो कलर है उसके मतलब तरंगदैर्घ्य पर निर्भर होता है, कलर का तरंगदैर्घ्य पर। तो जिस कलर का यानी कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा, उतना कम कम होगा। होगा। और जिस मतलब कलर का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। उसी कारण से हम मतलब कि खतरे के निशान में लाल सिग्नल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जो लाल है इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन मतलब कि विकिरण मतलब कि फैलाव जो होता है वह कम होता है, और इसी कारण से मतलब कि यह दूर तक दिखाई देता है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, लाल रंग दूर से दिखाई देता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अधिक होता है। और जो चीज जैसे कि मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी भी चीज को अगर हम मान लिया जाए कोई पदार्थ लिए, जैसे चीनी ले लिए है ना, चीनी लिए, तो चीनी लिए तो अगर हम या तो पानी लिए, पानी को हम ऐसे ही खुले स्थान पर अगर फैलाएंगे तो बस थोड़ा ही स्थान पर फैलेगा। जबकि हम एक मतलब की नाली बना देंगे, दोनों में मतलब कि मान लिया जाए 1000 लीटर है, तो 1000 लीटर अगर ऐसे ही स्थल पर डालेंगे तो थोड़ा कम फैलाव होगा और मतलब कि बहुत कम क्षेत्र फैलेगा। जबकि हम नाली में 1000 लीटर डाल देंगे तो बहुत दूर तक चला जाएगा। यानी कि इसका मतलब कि सुधार किया हुआ है, और इसमें फैलाव, जिसका फैलाव हुआ वो कम दूर तक जाएगा और जिसका फैलाव नहीं होगा वह ज्यादा दूर तक जाएगा। तो फैलाव कहने का मतलब प्रकीर्णन होना, फैलाव कहने का मतलब प्रकीर्णन होना। तो लाल रंग का फैलाव नहीं होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है यानी फैलाव कम होता है, और कम होता है तो यह ज्यादा दूर तक जाता है। और बैगनी रंग का जो है फैलाव मतलब ज्यादा होता है तो यह कम दूर तक जाता है, यानी कि प्रकीर्णन इसका ज्यादा होता है। तो प्रकीर्णन समझ चुके। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का परावर्तन की ओर, कि प्रकाश की परिवर्तन क्या है। तो प्रकाश की परिवर्तन क्या है तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब कि जब प्रकाश किसी चिकनी या समतल सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी चिकनी या समतल सतह पर पड़ती है तो ठीक उसी दिशा में मतलब कि टकराकर वापस लौट जाती है, और वापस में इसी लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह कोई सतह है या कोई सतह, इस पर ऐसे मतलब प्रकाश की किरण पड़ रही, ऐसे प्रकाश की किरण पड़ रही, तो यह चिकनी समतल सतह है। और प्रकाश का परावर्तन जो है अपारदर्शी वस्तु से होता है, मतलब कि तत्पर होता है अपारदर्शी वस्तु से, क्योंकि परावर्तन तभी होगा जब अपारदर्शी होगा, मतलब कि प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा सके, मतलब तभी परावर्तन हो सकता है। तो जैसे ये अपारदर्शी वस्तु है और चिकनी और समतल है, तो इधर से कोई किरण आया तो यहाँ पर टकराने के बाद इधर इसी दिशा में लौट गया, तो मतलब कि इधर से आया और इधर यहाँ पर आकर टकरा कर लौट गया। तो यानी कि यह जो लौटने की घटना होती है प्रकाश की, मतलब किसी सतह से टकराकर, उसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी मतलब कहीं जा रहा है और वो बोल रहा है कि हम इस काम को छोड़कर और कोई काम कर ही नहीं सकते, जैसे कहीं जाना है, पटना जाना है, तो पटना जाना है, वो ठान लिया है कि हमको पटना जाना है तो जाना है, किसी का बात वह सुन नहीं रहा है। अगर नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब कि वह जाने के लिए तैयार है और जाएगा भी। तो जाएगा तो मतलब कि जाएगा, कुछ दूर चला, उसे एक ऐसे व्यक्ति से मतलब कि भेंट हुआ, मिला, ताकि उसका बात वो हमेशा मानता है, और माना उसके बाद उसको इस तरह से बोला गया कि वह फिर वापस उसी दिशा में लौट गया। मतलब तो जैसे कि उसमें परिवर्तन हुआ, वह मानने के लिए तैयार नहीं था कि हम अपने आप में चेंजेस परिवर्तन नहीं करेंगे, हमको पटना जाना है तो जाना है। लेकिन उसको एक ऐसे व्यक्ति मतलब चिकने व्यक्ति से मतलब भेंट हुआ कि वह उसकी बात मानकर ठीक उसी दिशा में वापस लौट गया। उसी तरह से प्रकाश भी होता है, मतलब वह जाने के लिए तैयार है पर इसको एक चिकनी या समतल सतह मिल गया और जो कि उससे टकराकर फिर वापस उसी दिशा में लौट गया। और प्रकाश की इसी घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका मतलब कि डिफिनेशन क्या बनेगा कि
प्रकाश जब किसी चिकनी या समतल सतह से प्रकाश जब किसी चिकनी या समतल सतह से टकराती है तो टकराकर वह ठीक उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो कि यह जो परावर्तन है वह कैसे पदार्थ से तत्पर्य रखता है? अपारदर्शी पदार्थ से। अपारदर्शी पदार्थ, क्योंकि इसी में मतलब कि प्रकाश टकराकर वापस निकलेगी, क्योंकि पारदर्शी होगा तो प्रकाश की किरण इधर से इधर चली जाएगी। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है उसके दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। एक नियम होता है कि यह जो जैसे कि यह जो किरण आई है बीच में अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब। अभिलंब जो इधर ये विलंब हो गया, यहाँ पर यह जो हो गया आपतन बिंदु हो गया, और यह आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण, और ये क्या है? परावर्तित किरण परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। और यह जो है अभिलंब अभिलंब है अभिलंब। तो यह जो है मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जैसे फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और यह जो है एक कोण इधर निर्माण हुआ, तो एक कोण जो है अभिलंब और परावर्तित किरण है या परावर्तित किरण है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ध्यान से, यह जो मतलब कि जो सतह से जो टकराने वाली किरण है उसे आपतित किरण, और जो सतह से टकराकर वापस लौटी है उसे परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर जाकर टकराई है उसे आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। और इससे मतलब कि दो कोण का निर्माण हुआ, एक कोण आपतन कोण है, दूसरा कोण परावर्तन कोण। तो आपतन कोण हम किसे कहेंगे? तो जो आपतित किरण है, आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण का निर्माण हुआ उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और इसे हम स्मॉल आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? स्मॉल आई द्वारा। और जो अभिलंब है ये क्या है? अभिलंब। और ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? स्मॉल आर द्वारा। अब आता है कि परावर्तन के नियम के बारे में बोल रहे थे कि परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम हम कह सकते हैं कि जो जब कोई किरण किसी सतह से टकराकर जिस नियम को पालन करते हुए, जैसे ध्यान से, यह आपतित किरण है, या इधर टकराई उसके बाद इधर वापस मुड़ गई, कहीं ना कहीं ये इसके पास यह रूल है कि इधर से हम किए और उसके बाद इधर वापस चला है, तो ये कोई रूल के तहत मुड़ा है। अगर रूल नहीं होता तो ये सीधा इधर से इधर आ सकता था। तो वही मतलब परावर्तन का नियम यह कहता है कि जब कोई किरण या जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकरा कर ठीक उसी दिशा में मतलब कि लौटती है और जिन नियमों को पालन करते हुए लौटती है उस नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। और परावर्तन का नियम जो होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। परावर्तन के दो नियम। पहला नियम जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब कि एक ही साइड होते हैं। देखिए तो ये आपतित किरण इधर ही है, मतलब कि यहाँ से इधर दूसरा साइड है, यहाँ से इधर दूसरा साइड। ये आपतित किरण और फिर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही साइड में है। तो परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कैमा नियम है? पहला नियम। और परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण, मतलब इसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, ये परावर्तन के बारे में जान चुके हैं।
अब जैसे हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण का गुण जो होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह समतल होता है। कैसा होता है? समतल। समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है? समतल। समतल, है ना। इसमें बहुत सारे गुण हैं जो कि हर एक दर्पण से अलग है। इसमें जो है समतल दर्पण में जो होता है इस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है और आभासी बनता है। बस इसमें उल्टा बनता है पर पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, समतल दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, जैसे ये मान लिया जाए कि एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण है तो इसके सामने हम कोई वस्तु रखेंगे। क्या रखेंगे? वस्तु मान लिया जाए रख दिए हैं। ये पी है ना, ये मतलब कि कोई लेटर है, पी है। जब इसको हम समतल दर्पण के सामने लाएंगे तो ठीक इस जितना इसका साइज होगा उतना साइज इसका प्रतिबिंब का भी होगा। किसका? प्रतिबिंब का। और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा। अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण जो है उसके सामने अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो उससे प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो सीधी होती है और फिर आभासी होती है। और जब आभासी होती है लेकिन एक प्रकार से उल्टा होता है, एक प्रकार से उल्टा। उस उल्टा मतलब कि जो उल्टा है उसको हम पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं। कैसा कहते हैं? पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब कि जो वस्तु का बायां होगा वह प्रतिबिंब का दायां होगा और जो प्रतिबिंब का बायां होगा वह वस्तु का दायां। मतलब कि जैसे कि देख रहे हैं कि इधर जो ये पी है, पी का जो राइट साइड इधर है, राइट साइड इधर है। मतलब कह सकते हैं कि पी जो है जैसे कि मान लिया जाए इसको लिखे, लंबी लाइन खींचे और इसमें जो है राइट साइड मतलब कि ये मुड़ा हुआ है, राइट साइड मुड़ा हुआ है। इसमें भी ये लंबी लाइन खींची हुई, लेकिन इसमें किस तरफ से मुड़ा है? लेफ्ट तरफ। कौन तरफ? लेफ्ट तरफ। तो देख रहे हैं कि जैसे कि यह लेटर पी है, इसका प्रतिबिंब मतलब कि उल्टा बन गया। उल्टा बन गया। उल्टा दो प्रकार से होता है, एक जैसे कि पार्श्विक रूप से उल्टा और दूसरा जो होता है कि हेड और टेल में होता है। जैसे कि मान लिया जाए अगर ये पी इस तरह से था तो इसका प्रतिबिंब इस तरह से बन जाता है, इस तरह से बन जाता है। ये उल्टा हो गया, सिर्फ उल्टा। यानी कि जो हेड था वह मतलब कि टेल के रूप में चल गया। यानी कि हेड इसमें ऊपर था तो हेड इसमें किधर है? नीचे। और इसमें जो टेल था वह नीचे था, इसमें टेल ऊपर। ये सिर्फ उल्टा है। लेकिन समतल दर्पण में जो होता है प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण में जो है कि समतल दर्पण के अगर आगे हम कोई वस्तु रखते हैं तो उससे जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति जो होती है सीधी होती है और आभासी होती है और पार्श्विक रूप से उल्टा। तो इसमें जो है हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण का जो दूसरा गुण है कि समतल दर्पण में हम कभी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और दूसरा जैसे कि पहला गुण क्या है कि सीधा पहला गुण में मतलब कि हो गया क्या कि इसका जब कोई वस्तु को सामने रखेंगे समतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब सीधा आभासी और पार्श्विक रूप से उल्टा। ये पहला गुण था, यह पहला गुण था। दूसरा इसमें जो है हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तो लिखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ये दूसरा गुण था। या दूसरा पहला गुण था कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के मतलब कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह सीधी होगी, आभासी होगी और पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से जो उल्टा होता है उसमें जब अगर वस्तु का जो बायां होगा वो प्रतिबिंब का दायां उसी तरह से होता है। और दूसरा गुण है जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, मतलब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा गुण जैसे कि हम तीसरा गुण लिख रहे हैं, तीसरा गुण क्या होगा? तीसरा गुण है कि हम समतल दर्पण के जितना आगे वस्तु रखेंगे, मान लिया जाए कि हम 2 मीटर आगे वस्तु रखें, कितना 2 मीटर आगे कोई वस्तु रखें, जैसे कि यह ए और ये बी। हम 2 मीटर आगे वस्तु रखें, समतल दर्पण के आगे 2 मीटर आगे कोई वस्तु रखें तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के 2 मीटर पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे।
यानी कि एक बात यहाँ से और निकल गया कि जो समतल दर्पण में जो होता है हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पीछे बनता है। कितना पीछे बनता है? तो जितना आगे हम दर्पण के आगे कोई वस्तु रखेंगे उतना पीछे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो तीसरा गुण निकल कर आया कि पहले शुरू तीसरा हो गया कि इसमें हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। और ये तीसरा गुण था। और चौथा गुण जो है कि हम समतल दर्पण के जितना आगे कोई वस्तु रखेंगे उतना ही दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये कैमा गुण है? चौथा। मतलब कि दर्पण से जितना आगे वस्तु, दर्पण से जितना आगे वस्तु, जितना आगे वस्तु उतना ही दर्पण से पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। उतना ही दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये चौथा गुण था। पहला गुण क्या था कि पहला गुण की प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में जो है कोई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति जो होता है सीधा, आभासी और पार्श्विक रूप से उल्टा। और दूसरा गुण था कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा जो है कि प्रतिबिंब जो है मतलब समतल दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे। चौथा गुण था कि दर्पण से जितना आगे हम कोई वस्तु रखेंगे, समतल दर्पण से जितना आगे कोई वस्तु रखते हैं ठीक उससे दर्पण से ठीक उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। अब पांचवा कंडीशन अब देखते हैं कि पांचवा कंडीशन क्या है। तो पांचवा कंडीशन यह है कि जैसे कि हम कोई भी वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि यह कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब हम पूरा मतलब कि जो भी जिसकी लंबाई, जैसे मान लिया कोई वस्तु है 5 मीटर, हम 5 मीटर जो लंबी वस्तु है उसका हम पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण की जो दर्पण की लंबाई है वह कितनी होनी चाहिए। तो हम जब भी कोई वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखेंगे और समतल दर्पण की बात की जाए तो हमेशा वस्तु से कम आधी मतलब लंबाई की होनी चाहिए दर्पण। फिर से ध्यान से कि जब भी हम कोई भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं समतल दर्पण में तो कम से कम जो समतल दर्पण की लंबाई होगी वह वस्तु की आधी होनी चाहिए। ये पांचवा गुण निकल कर आया है। पांचवा मतलब कि कोई भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की अपेक्षा दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। ये पांचवा गुण है, आधी होनी चाहिए। ठीक है। और पहला सबसे पहले देखिए, अगर पूछे कि समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है तो समतल ही होता है। कैसा होता है? समतल। पहला गुण ये था, पहला गुण की सीधा मतलब कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति जो होता है सीधा, आभासी और पार्श्विक रूप से उल्टा। और जो दूसरा गुण है कि प्रतिबिंब का आकार जो होता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा जो था कि प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे। और चौथा कंडीशन जो था मतलब चौथा गुण जो था कि दर्पण से हम जितना आगे कोई वस्तु रखते हैं, समतल दर्पण के जितना आगे कोई वस्तु रखेंगे ठीक उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम 2 मीटर आगे रखते हैं तो 2 मीटर उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। ठीक है। और पांचवा जो गुण है कि अगर कोई वस्तु का हम पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, कोई वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण का जो लंबाई होना चाहिए वो कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। ये पांचवा गुण है। और छठा गुण क्या है कि जैसे कि अब अगर कोई पूछ दे कि समतल दर्पण का जो है वक्ता केंद्र और फोकस कहाँ होता है तो समतल दर्पण का वक्ता केंद्र और फोकस जो होता है अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पर। या तो मतलब कि ऐसे लिखेंगे फोकस वक्ता केंद्र कहाँ होता है? अनंत पर होता है। यह छठा गुण है।
ये समतल दर्पण का गुण है। अब सातवां गुण की ओर चलते हैं कि सातवां गुण क्या है। मतलब 8-10 गुण है लगभग। तो समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण का छठा गुण है कि आप पूछ सकता है कभी कभी कि समतल दर्पण का जो फोकस है वक्ता केंद्र वह कहाँ पर होता है, तो अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। अब सातवां की बात की जाए कि जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे सामने कोई समतल दर्पण लगा है, अगर हम उस समतल दर्पण की ओर अगर मान लिया जाए भी चाल से चलते, कितना चाल से? भी चाल से। अगर हम भी चाल से समतल दर्पण की ओर चलते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बन रहा है वह हमारी ओर 2v चाल से आएगी। कितनी चाल से? 2v चाल से। जैसे फिर से ध्यान से, सामने कोई समतल दर्पण लगा है और समतल दर्पण की ओर हम अगर भी चाल से चल रहे हैं, किस चाल से? भी चाल से। तो ठीक जो हमारा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बन रहा है उसका जो वह प्रतिबिंब होगा वह हमारी ओर 2v चाल से आती हुई प्रतीत होती है। तो यह सातवां गुण हम यहाँ लिखते हैं। सातवां गुण जो है मतलब कि अगर हम भी चाल से चलते हैं, कौन चाल से? भी चाल से। भी चाल से शॉर्ट में लिखते हैं। अगर हम भी चाल से चलते हैं तो प्रतिबिंब 2v चाल से आती है। प्रतिबिंब 2v चाल से। प्रतिबिंब 2v चाल से। प्रतिबिंब 2v चाल से आती हुई प्रतीत होगी। आती हुई प्रतीत होगी। आती हुई प्रतीत होगी। आती हुई प्रतीत होगी। ध्यान से कि जैसे कि अगर हम कोई समतल दर्पण है उसकी ओर हम भी चाल से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा समतल दर्पण में वह हमारी ओर कितनी चाल से आती हुई प्रतीत होगी? 2v चाल से। 2v चाल से। ठीक है। अब अगला कंडीशन इसी तरह से है कि आठवां कंडीशन क्या होगा कि आठवां कंडीशन अगर हम या जो समतल दर्पण है, क्या है? समतल दर्पण। अगर कोई इस पर आपतित किरण पड़ रही है, क्या पड़ रही है? आपतित किरण। और यह आपतित किरण पड़ी तो इधर आने की मुड़कर चल गया, मतलब किधर से आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद इधर मुड़ गया। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हम जो आपतित किरण है, आपतित किरण है, हम उसको नियत रखेंगे। मतलब कि कुछ इधर से उधर इसका स्थिति जो है हटाएंगे नहीं, मतलब स्थिर रखेंगे, नियत रखेंगे। और दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे। किस कोण से? थीटा कोण से। ध्यान से, जब हम समतल दर्पण पर जो किरण पड़ रही है, आपतित किरण जो है, उसको हम नियत रखेंगे। क्या रखेंगे? नियत। और नियत रखेंगे और दर्पण को किस कोण से घुमाएंगे? थीटा कोण से। किस कोण से? थीटा कोण से। तो जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण वह किस कोण से मुड़ जाएगी? 2 थीटा कोण से। 2 थीटा कोण से। अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं, थीटा कोण से घुमाते हैं तो मतलब कि इसमें नियत क्या है? तो नियत आपतित किरण है। आपतित किरण को नियत रखें और यह जो समतल दर्पण है उसको हम थीटा कोण से घुमा रहे हैं। लिख रहे हैं दर्पण को थीटा कोण से। यह दर्पण कौन है? समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह जो दर्पण है, दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं। किसको नियत रख के? आपतित किरण को। आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। 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 ठीक है। ध्यान से कि हम जब आपतित किरण को नियत रखें, आपतित किरण को नियत रखें और उसके बाद दर्पण को थीटा कोण से घुमाए तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। अगला जो कंडीशन है नौवां नंबर जो बोल रहा है कि जैसे कि नौवां नंबर यह है कि नौवां नंबर जब हम कोई भी समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखते हैं। क्या रखते हैं? समांतर। जैसे यह भी समतल दर्पण, यह भी समतल दर्पण और एक दूसरे को हम समांतर रखें। एक समतल दर्पण जो है दूसरे के समांतर है। अगर हम बीच में इसके बीच में कोई वस्तु रख देते हैं, इसके बीच में कोई वस्तु रखते हैं। ध्यान से, ये दोनों जो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। अगर एक दूसरे के समांतर है और उसके बीच कोई वस्तु को रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत। ध्यान से, जब 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखते हैं तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या, जो वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी संख्या अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत। मतलब कि 2 समांतर समतल दर्पण के
बीच बने प्रतिबिंब की संख्या के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती, संख्या अनंत होती, क्या होती? अनंत अनंत होती है, अनंत होती है। जैसे ध्यान से कि जब हम दो समांतर समतल दर्पण को एक दूसरे के बीच क्या रखते हैं? समांतर रखते हैं। समांतर रखते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब का जो संख्या होगी वो कितनी होगी? अनंत। कितनी होगी? अनंत। अब अगला जो कंडीशन है हम इसके सारे से निकाल सकते हैं कि जैसे कि अगर अब जो दो समांतर है तो अनंत होगा, तो उसमें और भी जैसे कि अब कोई भी कोण से अगर झुका रहेगा, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री के कोण से झुका है तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 40 डिग्री से झुका है तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो हमको प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए दो फार्मूला का यूज किया जाता है। एक 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा तब प्रयोग करेंगे जब थीटा मतलब यह जो थीटा यहाँ पर है जो जितना डिग्री से झुका रहेगा वह थीटा का मान होगा, वह थीटा का मान होगा। जितना डिग्री से झुका हुआ थीटा का मान, और इसका जो फार्मूला होगा 360 बटा थीटा। अगर इसका मतलब सॉल्यूशन करते हैं तो विषम संख्या आ जाता है। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो यही रह जाएगा, यानी कि विषम संख्या। जैसे कि हम अगर कोई भी लिए कि थीटा कौन से झुका है और जब इसका सॉल्यूशन किए तो विषम संख्या प्राप्त हुआ। कौन संख्या? विषम संख्या। तो यानी कि 360 बटा थीटा ही उसका फार्मूला हो जाएगा। अगर सम रहे, क्या रहे? सम। तो सम में मतलब कि इसका जब सॉल्यूशन सम करे तो उसमें एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। 360 बटा थीटा माइनस 1 ये किसके लिए है? सम संख्या के लिए। यानी कि जब प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे तो उसमें जो होगा, अगर 360 बटा थीटा का सॉल्यूशन करते हैं और विषम संख्या प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब की संख्या भी उतना ही हो जाएगी, उतना ही हो जाएगी। और जैसे कि मान लिया जाए कि अब यहाँ पर 40 डिग्री से झुका है। कितना डिग्री से? 40 डिग्री। यानी तो थीटा वाला कितना है? 40। तो हम इसमें पुट करते हैं 360 बटा 40। 360 बटा 40 4 नमा 36। यानी कौन संख्या आ गया? 9। यानी यह विषम संख्या है। तो यानी अगर हम कोई भी दो समतल दर्पण को 40 डिग्री के कोण पर झुका के रखते हैं, 40 डिग्री के कोण पर आने की एक दूसरे के 40 डिग्री के कोण पे झुके तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 9। अगर यह सम आ जाता, क्या आ जाता? सम। तो इसमें कितना घटाना पड़ता? 1। तो मतलब कि हमेशा लगभग जो होता है वह विषम संख्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब की संख्या। और इसमें समद्विभाजक भी पढ़ना पड़ता है कि समद्विभाजक में कौन सा फार्मूला लगता है। ऐसे जनरली यही दोनों फार्मूला हमेशा काम में आता है। ये सभी जो था यह समतल दर्पण का गुण था, यह समतल दर्पण का गुण था। यह लगभग 9-10 गुण हो गया। यानी पहला गुण जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वह सीधा होता है, आभासी होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो हमेशा जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा? बराबर। तीसरा कंडीशन जो बोला है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। चौथा बोला है कि दर्पण से हम जितना आगे कोई वस्तु को रखते हैं, दर्पण से जितना आगे हम कोई वस्तु को रखते हैं तो ठीक दर्पण से उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। और पांचवा जो कहा है कि अगर हम कोई भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो कम से कम जो है दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी। किसकी आधी? तो वस्तु की। अगर वस्तु की जो लंबाई अगर 5 मीटर है तो दर्पण की लंबाई कम से कम 2.5 मीटर। छठा जो है जो पूछेगा कि समतल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो कहाँ? और सातवां कंडीशन है कि अगर हम कोई समतल दर्पण के आगे भी चाल से चल रहे हैं, मतलब दर्पण की ओर भी चाल से बढ़ रहे हैं, तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है वह 2 भी चाल से हमारी ओर आती हुई प्रतीत होगी। आठवां बोल रहा है कि दर्पण को मतलब कि आपतित किरण जो है उसको नियत रखेंगे और दर्पण को थीटा कोण से घुमा देंगे। और जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितना कोण से घूमेगी? 2 थीटा कोण से। नौवां जो है कि अगर हम दो समांतर समतल दर्पण के बीच जो है, अगर जो मतलब कि दो समतल दर्पण है उसको एक दूसरे के समांतर रख दिए हैं तो उन दोनों के बीच जो प्रतिबिंब की संख्या होगी कितनी होगी? अनंत पर नहीं, अनंत है ना? अनंत होगी, है ना? और उसके बाद जब कोई भी दो समतल दर्पण है वो थीटा कोण से मतलब झुकी हुई है
किस कौन से? थीटा कौन से? तो उसका उसमें मतलब प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 360 बटा थीटा। किसके लिए? विषम संख्या के लिए। संख्या के अगर सम आ गया तो 360 बटा थीटा माइनस 1, ठीक है। ये किसके लिए? समतल दर्पण। और इसमें जो है समतल दर्पण जो है इसको मतलब कि किया जाता है किसमें प्रयोग? जो होता है सोलर कुकर के प्रयोग में। किसमें? सोलर कुकर। समतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? सोलर कुकर में। इसका प्रयोग मतलब कि अवतल दर्पण में मतलब कि सोलर कुकर का जो प्रयोग होता है अवतल दर्पण में भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें चेहरा देखने के लिए भी, चेहरा देखने के लिए भी ये समतल दर्पण का गुण था। अब पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का जो दो भाग होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर। जैसे अब गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे, ये देखिए गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण मतलब कि जो एक किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह मतलब कि किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। और परावर्तक सतह जो होता है हमेशा मतलब कि एक तरफ कलई किया हुआ रहता है। क्या किया हुआ रहता है? कलई मतलब जो होता है वह चांदी से किया हुआ रहता है। किससे? चांदी से। ये मतलब कि चांदी से कलई किया हुआ रहता है। कलई को हम इंग्लिश में सिल्वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर्ड। SILVERED। अगर कोई पूछे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो गोलीय दर्पण हम उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। परावर्तक सतह क्या है? खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग है ना। अगर कोई पूछे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो गोलीय दर्पण हम उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह क्या है? खोखले गोले का एक भाग। और गोलीय दर्पण जो है जैसे कि इस तरह से मतलब किया जो गोलीय दर्पण है इसमें गोलीय दर्पण का दो भाग होता है। कितने भाग? 2 भाग। एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण देखिए कि इसमें जो परावर्तक सतह कौन है? इस तरफ जो ये इस तरह से जो है पैरामीशियम का सिलिया जो है उसके तरह जो है यह कलई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलई। मतलब जो रोम निकला है वह कलई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलई। जैसे यहाँ। और यह जो होता है किससे कलई किया जाता है? चांदी से। और चांदी के ऊपर मतलब एक मोटा सा पेंट चढ़ाया जाता है ताकि वह जो चांदी का परत है वह चोरी ना हो जाए, मतलब कि नुकसान ना हो जाए। ठीक है। काहे कि चोर बहुत होता है, चोरी भी कर सकता है। तो देखिए यह जो है अवतल दर्पण इस तरफ है और इस तरफ उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो परावर्तक सतह की जिधर जो प्रकाश की किरण टकराती वह धसी हुई होती। क्या होती है? धसी हुई। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यानी कि इस तरह से, है ना। हाँ। इस तरह से किए तो देखिए इसका ही भाग इधर हम निकाले, मतलब यह जूम करके निकाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि अब गोलीय दर्पण पूछेगा तो गोलीय दर्पण का कितना प्रकार? 2 प्रकार। एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण पहला है और दूसरा उत्तल दर्पण। चिल्लाना न है न तो गला फट जाएगा। उत्तल दर्पण जैसे पहला है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो पहला जो अवतल दर्पण हम किसे कहेंगे? तो मतलब कि अवतल ईस्ट साइड जो है इधर तो कलई किया हुआ है। हाँ। और यह जो है परावर्तक सतह, मतलब कि इधर ही हम लोग वस्तु रखते हैं। क्योंकि अगर हम इधर वस्तु रखेंगे, इधर तो कलई किया हुआ है तो उसमें तो शकल जो है वो दिखेगा नहीं। हम इधर रखेंगे तब ना दिखेगा। हाँ। तो इसी तरह से जैसे कि परावर्तक सतह जो अवतल दर्पण का होता है वह धसा होता है। क्या होता है? धसा हुआ। तो ध्यान से अवतल दर्पण किसे? तो जिसका परावर्तक सतह धसा है उसे अवतल दर्पण कहेंगे। हाँ। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धसा हुआ। परावर्तक सतह क्या होता है? धसा हुआ होता है। क्या होता है? धसा हुआ। ध्यान से कि गोलीय दर्पण का जो प्रकार, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण मतलब कि वैसे दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का एक भाग होता है। और गोलीय दर्पण जो है वह 2 प्रकार के होता है, मतलब कि गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया। एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कहने का मतलब कि जिसका परावर्तक सतह धसा है, जिसका परावर्तक सतह धसा है उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका देखिए इसमें परावर्तक सतह इधर तो कलई किया हुआ है। हाँ। तो इसका परावर्तक सतह इधर हो गया। हाँ। तो परावर्तक सतह इसमें उभरा हुआ है। क्या है? उभरा हुआ।
तो हम उत्तल दर्पण को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे कि वैसे दर्पण या तो वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह। इसको आज कैसे करेंगे? इसका परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ, मतलब कि उभरा हुआ। उठा हुआ या तो कह सकते हैं इसको उभरा हुआ। इसका जो जूम आउट हम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इसको इस तरह से कलई कर देंगे ना। तो ये देखिए, इसमें जैसे कि अब अवतल दर्पण को याद करना है तो बस कंसेप्ट से याद करेंगे कि अवतल दर्पण के बारे में बोल रहा है। तो अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वह धसा हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जो होता है परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ, यानी कि उभरा हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उठा हुआ को उत्तल दर्पण और धसा हुआ को अवतल दर्पण। तो देखिए ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में ये देखिए परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ। और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ या तो उभरा हुआ। तो ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसमें जो गोलीय दर्पण से कुछ मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अवतल और उत्तल हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब चलते इसमें गोलीय दर्पण के अंदर। गोलीय दर्पण के अंदर या जो दर्पण के जो बीच में जो केंद्र है उसको हम सी से सूचित करते हैं। क्या से? से। और इसको हम वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। और यह जो है सी से यहाँ पर ये पी है, ये क्या है? पी। और दोनों तरफ पी है तो यानी कि पी को हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव। तो ध्रुव जैसे कि यह जो दर्पण है, मतलब इसको जब हम इसको पहले मिटा लेते हैं, मिटा दिए ना। जैसे इसमें पहले ध्रुव के बारे में जानेंगे कि ध्रुव है क्या। तो ध्रुव जो दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के जो मध्य बिंदु होते हैं उसी को हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। तो जैसे कि यह मान लिया जाए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। और यह जो है अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। जो दर्पण के जो मध्य बिंदु होंगे, क्या होंगे? मध्य बिंदु। जो दर्पण के मध्य बिंदु होंगे उसे ही हम ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव। और ध्रुव को हमेशा पी से सूचित किया जाता है। किससे? पी से। जैसे अब कोई पूछे कि दर्पण का जो ध्रुव होता है उसे मतलब कि किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जो दर्पण के मध्य बिंदु होता है उसी को हम ध्रुव कहते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं? पी से। किससे? पी से। ठीक है। अब अगला जो है वक्ता केंद्र है। क्या है? वक्ता केंद्र। तो वक्ता केंद्र को हम किस तरह से मतलब कि डिफाइन करेंगे कि जो इस तरह से कि जो गोलीय दर्पण होता है, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसका जो केंद्र होता है उसी को हम दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। ध्यान से, गोलीय दर्पण मतलब कोई खोखले गोला का एक भाग होता है, हम लोग जानते हैं। और जो वह खोखला गोला है उसका जो केंद्र होगा उसी का केंद्र मतलब कि दर्पण में वक्ता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्ता केंद्र। और वक्ता केंद्र को किससे सूचित करेंगे? सी से। क्या से? सी से। और यहाँ से जो ये वक्ता त्रिज्या है उसको हम आर से सूचित करते हैं। किससे? आर से। तो ध्यान से, मतलब कि कोई गोलीय दर्पण है और वह जो गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है और उसी मतलब कि खोखले गोले भाग का एक जो केंद्र होता है उसी का केंद्र मतलब दर्पण में आके वक्ता केंद्र बन जाता है और उसी को हम सी से सूचित करते हैं। किससे? सी से। जिससे वक्ता केंद्र के बारे में भी जान गए और ध्रुव के बारे में भी जान गए। और वक्ता केंद्र तो इधर है और वक्ता त्रिज्या के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो वक्ता त्रिज्या जैसे कि फिर से जैसे वक्ता केंद्र को डिफाइन किए थे उसी तरह हम वक्ता त्रिज्या को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी के जो त्रिज्या होता है उसी का जो त्रिज्या होता है मतलब कि ठीक उसी का जो त्रिज्या होता है वह दर्पण का वक्ता त्रिज्या भी कहलाता है। दर्पण का वक्ता त्रिज्या भी कहलाता है। इसको आर से सूचित करते हैं। किससे? आर से। इसको आर से सूचित करते हैं। ध्यान से कि जब हम मतलब कि जो खोखले गोले का जो एक भाग होता है गोलीय दर्पण उसका त्रिज्या जो होता है वह दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहलाता है। उसे हम किससे सूचित करते हैं? आर से। और ध्रुव की बात की जाए तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। और जो वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र किसको कहेंगे? तो वक्ता केंद्र जो गोलीय दर्पण का मतलब कि जिस खोखले गोले के भाग जो होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। जैसे वक्ता त्रिज्या के बारे में भी जान गए और अब ध्रुव के बारे में भी और वक्ता केंद्र के बारे में। अब प्रधान अक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे करेंगे कि जो मतलब कि जो
दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण को मध्य बिंदु जो रेखा होती है यानी कि सी से पी को मिलाती है, सी से पी को मिलाती है, या तो जो दर्पण होता है उसको मतलब दो भागों में बराबर दो भागों में बांटता है, जो रेखा बांटती है हाँ। उसी को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे यह मतलब कि यह जो है यह प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान प्रधान अक्ष। यानी कि पी से होकर गुजर रही, तो यह देखिए दर्पण को दो भागों में बांट रही है कि नहीं। तो जो दर्पण को, वह रेखा जो दर्पण को बराबर दो भागों में बांटती है यानी कि जो ध्रुव से होकर गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, ठीक है। या तो इसको हम मुख अक्ष भी कहते हैं। क्या? मुख अक्ष। मुख अक्ष। मुख अक्ष, या तो इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह गोलीय दर्पण का भाग था। यानी कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण मतलब वैसे दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। और गोलीय दर्पण का जो प्रकार होता है, कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कहने का मतलब कि जिसका परावर्तक सतह धसा है, अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह भरा हुआ है, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसमें जो है कुछ मुख्य बातें जो वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, प्रधान अक्ष और ध्रुव जो है उसके बारे में हम जाने थे कि ध्रुव किसको कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। और वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? तो मतलब कि जो गोलीय दर्पण है जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसका ही केंद्र वक्ता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। उसे हम किससे सूचित करते हैं? सी से। किससे? सी से। और जो ध्रुव है मध्य बिंदु में, और वक्ता त्रिज्या कहने का मतलब कि जिस तरह से केंद्र को मतलब कि वक्ता केंद्र को डिफाइन किए थे उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे कि वक्ता त्रिज्या जो है मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वह दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहलाता है। इसे हम मतलब कि आर से सूचित करते हैं। इसको हम आर से सूचित करते हैं। अब प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो यानी कि जो दर्पण को बीचों बीच यानी कि या तो बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को ही हम प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि वह जो रेखा है पी से होकर गुजरेगी, क्योंकि यह जो है मध्य बिंदु में स्थित होता है। ध्रुव कहाँ? मध्य बिंदु। यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। इस तरह से मतलब कि यह गोलीय दर्पण तक हम लोग इस वीडियो में पढ़े, और अगले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण से मतलब कि जो है आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, चिन्ह परिपाटी, ये सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए